मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोरेंज बल का चतुर्विम बल रूप देखेंगे। ओके, लोरेंज बल का चतुर्विम बल रूप देखने से पहले हम एक बार लास्ट क्लासेज को रिवाइज करते हैं। तो हमने हमारी सीरीज 4 वेक्टर की सीरीज चतुर्विम सदिश की सीरीज स्टार्ट की थी मिंकोवस के आकाश से। ओके, मिंकोवस की आकाश किसे कहते हैं? ऐसा आकाश जिसमें 4 विमाएं होती है, 4 निर्देशांक होते हैं किसी भी कण की स्थिति बताने के लिए। एक्स, वाई, जेड और टी, 3 तो आकाशीय निर्देशांक होते हैं और टी समय निर्देशांक होता है। ओके, तो मिंकोवस के आकाश या चतुर्विम आकाश में किसी भी कण की स्थिति बताने के लिए 4 निर्देशांक चाहिए होते हैं। ओके, अब मिंकोवस के आकाश का ये प्रॉपर्टी है कि मिंकोवस के आकाश में चतुर्विम सदिश के लंबाई का वर्ग सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में बराबर होता है। जैसे यहां पर हम देखें, एक्स, वाई, जेड एक निर्देश तंत्र है और इसमें v नियत वेग से दूसरा निर्देश तंत्र एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश गतिशील है। ओके, एक्स, वाई, जेड निर्देश तंत्र में p बिंदु का स्थिति है एक्स, वाई, जेड टी और एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश में इसका स्थिति है एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, टी डैश। ओके, तो दोनों निर्देश तंत्रों में s मान लो o से p की दूरी है s निर्देश तंत्र में और s डैश निर्देश तंत्र में o से p की दूरी है। तो s और s डैश का स्क्वायर हमेशा क्या रहेगा? बराबर रहेगा, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर होगा इसके। ओके, अब मिंकोवस के आकाश में जो सदिश होते हैं उन्हें मिंकोवस के आकाश में सदिश का निरूपण कहलाता है चतुर्विम सदिश निरूपण। ओके, यदि कोई सदिश मिंकोवस के आकाश में निरूपित किया जाए तो उसे 4 वेक्टर कहा जाता है। जैसे मान लो ए सदिश कोई 4 वेक्टर है, तो ए सदिश के 4 वेक्टर होने की शर्त क्या है वो हमें देखनी चाहिए। तो इसकी शर्त के लिए हम मान लेते हैं ए सदिश के घटक है a1, a2, a3, a4। ओके, तो ए सदिश एक 4 वेक्टर होगा यदि इसके घटकों के वर्गों का योग क्या रहे? नियत रहे। साथ ही ए सदिश 4 वेक्टर होगा यदि ये लोरेंज रूपांतरण समीकरणों का पालन करे। ओके, तो चतुर्विम आकाश में लोरेंज रूपांतरण समीकरण किस तरह लिखे जाएंगे? सामान्य रूप से लिखेंगे एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, आई सी टी डैश बराबर दिस हम देख सकते हैं। और प्रदिश संकेतन पद्धति में लिखेंगे तो x1, x2, x3, x4 डैश इस तरह से आप देख सकते हैं। और यदि हम इसको सारणिक के फॉर्म में लिखे तो इस तरह देखेंगे x1 डैश, x2 डैश, x3 डैश, x4 डैश बराबर दिस। ओके, तो कोई भी सदिश 4 वेक्टर या चतुर्विम सदिश कहलाएगा यदि वो कुछ शर्तों का पालन करता हो तो। ओके, वेग एक चतुर्विम सदिश है क्योंकि उसको इस रूप में लिखा जा सकता है और ये लोरेंज रूपांतरण समीकरणों का भी पालन करता है। यहाँ पर कैपिटल यू वेग है और कैपिटल यू बराबर क्या होता है? कैपिटल यू बराबर होता है यू स्मॉल यू इंटू गामा यू, स्मॉल यू इंटू गामा यू। गामा यू का वैल्यू आप लोगों को पीछे भी मैंने बताया 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ओके, ये किसका वैल्यू है? गामा यू का वैल्यू है। और स्मॉल यू क्या है? स्मॉल यू एक्स, वाई, जेड दिशा में कण की चाल है, कण का वेग है। ओके, कैपिटल यू एक्स और गामा यू का गुना रहेगा एक्स दिशा में, यू वाई और गामा यू का गुना वाई दिशा में कैपिटल यू का मान होगा। प्रदिश संकेतन पद्धति में u1, u2, u3, u4 इस प्रकार से लिखा जाएगा। ओके, संवेग भी एक चतुर्विम वेक्टर है, 4 वेक्टर संवेग भी, क्योंकि और संवेग 4 वेक्टर है, ये किसके इक्वल होता है? द्रव्यमान, विराम द्रव्यमान और चतुर्विम वेग का गुणा ही क्या कहलाता है? चतुर्विम संवेग कहलाता है। ओके, और चतुर्विम संवेग भी चतुर्विम वेक्टर की सभी शर्तें पूरी करता है। ओके, चतुर्विम संवेग चतुर्विम वेक्टर की सभी शर्तें पूरा करता है। आप देख सकते हैं कि समेशन पी म्यू स्क्वायर जो है वो कितना है? माइनस एम नोट स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये क्या है? निश्चर है। ओके, और यही तो चतुर्विम वेक्टर की शर्त है। ओके, चतुर्विम बल भी एक 4 वेक्टर है और 4 वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कैसे मिलेगा चतुर्विम? तो हमने अभी देखा कि संवेग चतुर्विम वेक्टर होता है। ओके, 4 वेक्टर होता है और इसका यदि हम टो के सापेक्ष दर देखें, इसके परिवर्तन की टो के सापेक्ष दर देखें तो वो क्या होगा? बल होगा। ओके, उचित समय के सापेक्ष चतुर्विम संवेग का परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? चतुर्विम बल कहलाता है। यहाँ पर उचित समय क्या होता है? डी टो को उचित समय बोलते हैं और ये एक राशि है dt इंटू 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पर पावर 1/2। ओके, और f म्यू बराबर है, मतलब f के घटक क्या लिखे जाएंगे? गामा यू dp म्यू बाई dt। यहाँ पर म्यू का वैल्यू x, y, z और t या तो ऐसे लिखे या फिर 1, 2, 3, 4 इस तरह लिखा जा सकता है। सही, तो हमने देखा कि मिंकोवस के आकाश में
वेक्टर रिप्रेजेंटेशन अलग प्रकार का होता है, और चतुर्विम आकाश में जो वेक्टर होता है वो चतुर्विम वेक्टर कहलाता है, चतुर्विम सदिश कहलाता है। और चतुर्विम सदिश होने की कुछ शर्तें हैं। पहले लोरेंज बल का चतुर्विमीय बल रूप देखेंगे। ओके, लोरेंज बल क्या होता है? यदि कहीं पर किसी निर्देश तंत्र में विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो और चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित हो, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की संयुक्त उपस्थिति में यदि कोई आवेश गतिशील हो, तो गतिशील आवेश पर लगने वाला परिणामी बल ही क्या कहलाता है? लोरेंज बल कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र में बल कितना लगेगा? QE। और चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल लगेगा Q इंटू यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जहाँ यू वेक्टर Q का वेग है और बी वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र और E वेक्टर विद्युत क्षेत्र है। ओके, हमने पीछे देखा था कि चतुर्विमीय बल होता है चतुर्विमीय संवेग बटा dt। ओके, तो dp वेक्टर बाय dt बराबर Q E वेक्टर प्लस U वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ओके, dp वेक्टर बाय dt बराबर Q गामा U इंटू E वेक्टर प्लस U वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, जहाँ dt बराबर क्या है? गामा U dt लिखा है हमने। ओके, गामा U क्या है यहाँ पर? 1/1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर 1/2। यही है लोरेंज बल का चतुर्विमीय बल रूप। लेकिन इसको हम और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लोरेंज बल के आकाशीय घटक हम निकालें पहले। तो देखो, संवेग को हम कैपिटल P से लिख लेते हैं और IC गामा U को मैं लिख रहा हूँ U4, कैपिटल U4। तो गामा U वेक्टर बराबर लिख लेता हूँ U वेक्टर। ओके, दो को हम रीराइट करेंगे तो क्या लिखेंगे? dp वेक्टर बाय dt बराबर Q इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर E वेक्टर C गामा U बाय C प्लस U वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ओके, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लिख सकते हैं dp वेक्टर बाय dt बराबर Q इंटू माइनस आयोटा E वेक्टर बाय C प्लस U वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ओके, जहाँ U4 क्या है? आयोटा C गामा U। ओके, यहाँ पर P वेक्टर और U वेक्टर चतुर्विमीय संवेग और वेग के आकाशीय घटक है। हाँ, आप ये याद रखें, यहाँ पे उलझन नहीं होनी चाहिए। E ऊर्जा के लिए भी काम में ले रहे हैं और यहाँ पर E विद्युत क्षेत्र के लिए काम में लिया है। तो विद्युत क्षेत्र के लिए मैं इस प्रकार का सिंबल यूज करूंगा, E के लिए इस प्रकार का सिंबल यूज करूंगा, एप्सिलॉन के जैसा। ओके, अब यदि घटकों के रूप में लिखें तो इसको dp1 बाई dt बराबर Q इंटू U4 आयोटा माइनस आयोटा E1 बाई C प्लस U2 B3 माइनस U3 B2। ओके, यहाँ पर F11 क्या है? 0 मान लेते हैं। F12 क्या है? B3 है। और F13 माइनस B2 है और F14 माइनस आयोटा E अपॉन C है। ओके, तो dp1 बाई dt बराबर आ जाएगा Q इंटू दिस। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं dp1 बाई dt बराबर Q UV F1V। इसी प्रकार dp2 बाई dt को लिख सकते हैं Q UV F2V और dp3 बाई dt बराबर लिखा जा सकता है Q UV F3V। तो ये सारे के सारे क्या हैं? चतुर्विमीय लोरेंज बल के घटक रूप है। और ये कौन से घटक है? आकाशीय घटक है। अब लोरेंज बल का समय घटक हम निकालें तो लोरेंज बल का चतुर्थ घटक ज्ञात करने के लिए P4 बराबर आयोटा E बाई C का समय के सापेक्ष क्या करना होगा? अवकलन करना होगा। तो dE बाई dt लिखते हैं। यहाँ पर E ऊर्जा है और इधर जो E है ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है। तो dE बाई dt बराबर Q U वेक्टर डॉट E वेक्टर। P4 बराबर आयोटा E बाई C, dt बराबर गामा U d2 और U बराबर गामा U वेक्टर का यहाँ पर उपयोग यदि करते हैं तो d4 बाई d2 बराबर आ जाएगा आयोटा Q बाई C U वेक्टर डॉट E वेक्टर विद्युत क्षेत्र। ओके, अब समीकरण 9 को घटकों के रूप में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? dp4 बाई d2 इक्वल्स टू दिस, और जहां पर F41 बराबर दिस, F42 बराबर आयोटा E2 बाई C, F43 बराबर आयोटा E3 बाई C, F44 बराबर 0। ओके, तो इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं dp4 बाई d2 बराबर Q UV F4V। और इसको यदि यहाँ पर F न्यू V का मान क्या है? यहाँ पर F11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34 F41 42 43 44 और यहाँ पर इन सभी F की निश्चित वैल्यू है जो हमने पीछे सॉल्व की है। ओके, तो ये जो है ये लोरेंज बल का चतुर्विमीय बल रूप है। ये लोरेंज बल का कैसा रूप है? चतुर्विमीय बल रूप है। अब हम देखेंगे आपेक्षिकीय डॉपलर प्रभाव के बारे में। तो हम डॉपलर प्रभाव क्या है? हमें पता है यदि प्रेक्षक और स्रोत के बीच आपेक्षिक गति हो रही हो तो प्रेक्षक के लिए प्रकाश की तरंगों की आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में आभासी परिवर्तन होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव।
तो मान लेते हैं दो निर्देश तंत्र है एस और एच डैश, और ये प्रारंभ में दोनों के निर्देश तंत्र मूल बिंदु पर ही दोनों के मूल बिंदु एक ही जगह संपादित है। एच डैश मान लेते हैं v वेग से गतिशील है प्लस x दिशा में। ओके, और एक तरंग है जो एस तंत्र के मूल बिंदु से उत्पन्न हो रही है और प्रेक्षक P तक पहुंचती है। ओके, अब यहाँ पर मान लेते हैं ये तरंग चलते हुए प्लस एक्स अक्ष से कितना कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है। तो एस डैश तंत्र में ये कितना कोण बनाएगी, मान लेते हैं थीटा डैश। पी के निर्देशांक एक्स वाई जेड टी, और एस डैश निर्देश तंत्र में एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश है। ओके, हम एस निर्देश तंत्र में समतल तरंग का समीकरण लिखेंगे तो ए एक्सपोनेंशियल आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी, जहाँ ए आयाम है, ओमेगा आवर्ती है, कोणीय आवर्ती, और एफ आवर्ती है। के संचरण नियतांक है, ओमेगा बाई सी बराबर 2 बाई लैम्डा, और आर क्या है, पी का स्थिति सदिश है। ओके, तो के वेक्टर डॉट आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं के एक्स कोस थीटा और के वाई साइन थीटा। के की जगह ओमेगा बाई सी एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, या के वेक्टर डॉट आर वेक्टर बराबर आ जाएगा 2 एफ बाई सी एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2। और यदि के वेक्टर डॉट आर वेक्टर का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में लिखते हैं तो यह आ जाएगा ए एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 एफ एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा बाई सी माइनस टी। यही समीकरण को एस डैश निर्देश तंत्र में इस प्रकार से लिखा जाएगा। ओके, तो समतल तरंग का कला कोण सभी निर्देश तंत्रों में, सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में निश्चल रहता है, इसलिए लोरेंज समीकरणों का यहाँ पर उपयोग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। यहाँ पर हम लोरेंज रूपांतरण समीकरण का उपयोग करते हैं तो x की जगह हमने क्या रखा है, x डैश प्लस बीटा सी टी डैश। ओके, और इसी तरह गामा के साथ में हमने क्या लिखा है यहाँ पे, टी डैश प्लस बीटा बाई सी एक्स डैश। हमने t और x का यहाँ पर मान रख दिया। ओके, तो f डैश x डैश कोस थीटा प्लस वाई डैश साइन थीटा डैश बाई सी माइनस टी डैश। ओके, यहाँ पे बीटा क्या है, v बाई सी, और गामा क्या है 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पर पावर 1 बाई। समीकरण के दोनों तरफ x डैश के गुणांकों की तुलना करने पर यदि x डैश के गुणांकों की तुलना करते हैं तो f गामा कोस थीटा बाई सी माइनस f गामा बीटा बाई सी बराबर f डैश कोस थीटा डैश बाई सी। तो यहाँ से हमें मिलेगा f गामा कोस थीटा माइनस बीटा बराबर f डैश कोस थीटा डैश। अब यहीं पर हम लोग y डैश और t डैश के गुणांकों की तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा f साइन थीटा बराबर f डैश साइन थीटा डैश, और f गामा बीटा कोस थीटा माइनस 1 बराबर माइनस एफ डैश। इक्वेशन 5 में इक्वेशन 4 का डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 5 में इक्वेशन 4 का डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 4 का डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टेन थीटा डैश बराबर साइन थीटा बाई गामा कोस थीटा माइनस बीटा। यहाँ से f मिलेगा f डैश बाई गामा 1 माइनस बीटा कोस थीटा। ये जो समीकरण है, समीकरण 9, ये आपेक्षिकीय डॉपलर प्रभाव को दर्शाती है। ओके, और f डैश क्या यहाँ पर तरंग की उचित आवर्ती कहलाती है। और यहाँ से समीकरण से ये भी स्पष्ट है, आपेक्षिकीय डॉपलर प्रभाव तरंग संचरण की दिशा थीटा पर डिपेंड करता है। ओके, अब यहाँ पर कुछ विशिष्ट स्थितियां हैं जो आपके एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। अनुदैर्ध्य डॉपलर प्रभाव, जब थीटा 0 है अर्थात तरंग स्रोत के जब तरंग का स्रोत प्रेक्षक की ओर गतिशील हो, तरंग का स्रोत की तरह गतिशील हो, प्रेक्षक की और गतिशील हो, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो f बराबर होगा f डैश बाई गामा 1 माइनस बीटा। अब भी यहाँ पे f बराबर क्या जाएगा, f डैश रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बाई 1 माइनस वी बाई सी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो f बराबर आएगा f डैश रूट 1 माइनस वी बाई सी अपॉन रूट 1 माइनस वी बाई सी। वी बाई सी चूंकि अल्प है इसलिए हम लोग रूट, यदि यहाँ पर इसको द्विपद में इसे सॉल्व करें तो f बराबर आ जाएगा f डैश अपॉन 1 माइनस वी बाई 2c इंटू 1 माइनस वी बाई 2c। और इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आ जाएगा f बराबर f डैश बाई 1 माइनस वी बाई सी। यहाँ भी उच्चतम घातों को, v बाई सी की उच्चतम घातों को हम नैगण्य कर रहे हैं। यदि थीटा पाई लेते हैं तो तरंग का स्रोत थीटा यदि पाई लिया, इसका मतलब है तरंग का स्रोत प्रेक्षक के साथ कितना कोण बना रहा है, पाई कोण बना रहा है, मतलब एक दूसरे से दोनों के दोनों क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। उसी स्थिति में कोस थीटा बराबर आ जाएगा -1 और f बराबर आएगा f डैश बाई गामा इंटू 1 प्लस बीटा। ओके, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो f बराबर आएगा f डैश बाई 1 प्लस वी बाई सी। ओके, तो स्पष्ट है अनुदैर्ध्य डॉपलर प्रभाव केवल प्रकाश स्रोत व प्रेक्षक के बीच आपेक्षिकीय गति पर निर्भर करता है। इस बात पर निर्भर नहीं करता है, इस बात पर आधारित नहीं होता है कि दोनों में से कौन गतिशील है।
अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव के लिए थीटा बराबर पाई बाई 2 होगा, अर्थात प्रेक्षक और तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होगा। उस स्थिति में f बराबर f डैश बाय गामा हो जाएगा, f डैश रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। और समीकरण से स्पष्ट है अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव आपेक्षिकीय गतियों में पाया जाता है, जबकि अनापेक्षिकीय गतियों के लिए यह प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता। प्रायोगिक रूप से इस प्रभाव को परमाणुओं में प्रेक्षित किया जा चुका है। चतुर्विमीय आवर्ती तथा इसके रूपांतरण। ओके, 4 वेक्टर का ये नेक्स्ट टॉपिक है। चूंकि तरंग का कला कोण सभी जड़त्व निर्देश तंत्रों में निश्चल रहता है, इसलिए k वेक्टर डॉट r वेक्टर माइनस ओमेगा t बराबर निश्चल कांस्टेंट। तो k वेक्टर डॉट r वेक्टर प्लस आयोटा ओमेगा बाई c आयोटा सी टी बराबर निश्चल। यहाँ पर आयोटा का और c का मल्टीप्लाई किया हमने। ओके, तो इसको आगे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं k वेक्टर की जगह k x प्लस k y प्लस k z प्लस आयोटा ओमेगा बाई c आयोटा सी टी बराबर कांस्टेंट। यदि हम प्रति संकेतन पद्धति में लिखें तो kx की जगह k1 k2 k3 k4 इस तरह हम लिख सकते हैं, और x की जगह x1 x2 x3 x4 इस तरह लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा k म्यू x म्यू बराबर कांस्टेंट। ओके, k म्यू और x म्यू का गुणन निश्चित है। इसका अर्थ है कि k म्यू कैसा सदिश है, चतुर्विम सदिश है, मतलब इसके कितने विमाएं हैं 4, मतलब ये समय भी इसके लिए एक निर्देशांक की तरह से है। और k म्यू को यदि सारणिक के रूप में लिखेंगे तो आप किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से, जैसा आप देख सकते हैं। और इसको यदि हम लॉरेंज रूपांतरण समीकरणों के रूप में लिखेंगे तो k1 डैश k2 डैश k3 डैश k4 डैश का मान समीकरण 5 के अनुसार होगा। इनका प्रतिलोम भी सत्य है, अर्थात k1 k2 k